I'm Arun Goswami. I'm going to start second part of chapter first, computer system overview. In this chapter, I'll start with the topic storage device, secondary storage device, DVD. We know that full form digital versatile disk, and it's a optical storage device that looks the same as a compact disk, जो compact disk के जैसा दिखाई देता है, but it is able to hold about 15 टाइम्स एज मच इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसफ़र. लेकिन ये 15 गुना ज़्यादा जो है सी डी से डेटा कॉम्पैक्ट डिस्क के ज़्यादा डेटा रखने की क्षमता रखता है एंड ट्रांसफ़र इट टू द कंप्यूटर अबाउट 20 टाइम्स. और इसकी जो स्पीड है वो 20 गुना ज़्यादा होती है सी डी रोम से, जिसको हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं. डीवीडी को सुपर डेंसिटी डिस्क के नाम से जाना जाता है और इसमें 17 गीगा बाइट्स डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटीज़ होती हैं. और इसमें हम लोग 4 आवर्स की मूवीज़ को इसमें रख सकते हैं. और डीवीडी के बहुत सारी वैरायटीज़ है, 3 वैरायटीज़ होती हैं. पहली वैरायटी है डीवीडी, फर्स्ट वैरायटी है आपका डीवीडी रोम, एंड सेकंड है डीवीडी आर, एंड थर्ड डीवीडी आर डब्ल्यू. डीवीडी रोम क्या होता है? दिस इज़ रीड ओनली मेमोरी, रीड करता है एंड वंस रिकॉर्डेड इनिशियली यू कांट राइट ऑन. एक बार इस पर रिकॉर्डिंग कर दी गई तो इसमें आप राइट नहीं कर सकते हैं. डीवीडी आर क्या होता है? रिकॉर्डेबल. ये भी डीवीडी आर जो है सिमिलर होता है. अलाउ यूजर टू राइट ऑन द डिस्क वंस बट रीड इट मैनी टाइम्स. इसमें आप एक बार राइट कर सकते हैं बट इसको कई बार आप इसमें रीड कर सकते हैं. एंड थर्ड आपका होता है डीवीडी आर डब्ल्यू, जिसको री राइटेबल. मोस्ट राइटेबल डीवीडी ड्राइवर्स आर डीवीडी आर डब्ल्यू, यू कैन इरेज एंड रीड मेनी टाइम्स ऑन दम. इसका जो फैसिलिटी, इसका जो फीचर होता है, इसमें आप एक बार नहीं कई बार आप इसमें रीड राइट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, और ये आपको बहुत सारी फीचर्स देता है इस तरीके से. तो ये री राइटेबल होता है. अब हम बात कर रहे हैं फ्लैश ड्राइव. फ्लैश ड्राइव में आपने देखा होगा, फ्लैश ड्राइव का एक पार्ट आपका पेन ड्राइव होता है, जो अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं. इसको सॉलिड स्टेट मेमोरी भी कहते हैं. इट हैज़ नो मूविंग पार्ट अनलाइक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस. इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है. नॉट डज इट मेक अ यूज़ ऑफ लेज़र. इसमें यूजर्स का भी लेज़र का भी यूज़ नहीं होता है. अनलाइक ऑप्शनल ड्राइवर्स, इंस्टेड इट वर्क इन अ सिमिलर वे टू रैम. ये रैम के जैसा ही काम करता है. द की डिफरेंस इज दैट डेटा इज रिटेन इन फ्लैश मेमोरी इवन व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ. इसमें डेटा आपका तब तक रनिंग करता है जब तक कि वहाँ पर पावर सप्लाई मिलती है. दे आर नॉन फेयरली इनएक्सपेंसिव. ये बहुत ही खर्चीला नहीं होता. कॉस्ट फ्रॉम 250 अपवर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा 250 में आ जाता है. टिपिकली साइज रेंज फॉर 256 मेगाबाइट्स अप टू 128 GB एंड बियॉन्ड. ये 128 GB से ज़्यादा इसकी कैपेसिटी हो सकती है. तो उसके बाद यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्लू रे डिस्क की. ब्लू रे डिस्क को बीडी भी कहते हैं, ब्लू रे भी कहते हैं. ये भी एक प्रकार का ऑप्शनल डिस्क स्टोरेज मीडिया होता है, फॉर्मेट होता है. इट इज़ मेन यूजेस, इसका मेन यूज़ जो होता है आर हाई डेफिनेशन वीडियो, HD वीडियोस को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. द डिस्क हैज़ द सेम डायमेंशन एज अ स्टैंडर्ड DVD और CD. ये CD और DVD के डायमेंशंस में होता है, मतलब इसका जो डायमीटर्स होता है वो सेम होता है. वाइल करंट ऑप्शनल डिस्क टेक्नोलॉजी सच एज DVD प्लस -R एंड DVD RW एंड DVD रैम रिले ऑन अ रेड लेज़र टू रीड एंड राइट. इसमें रेड लेज़र से वो रीड और राइट किए जाते. द न्यू फॉर्मेट यूज़ अ ब्लू वायलेट लेज़र. अभी के जो सिस्टम में जो चीज़ें आ रही हैं उसमें ब्लू वॉलेट लेज़र से का यूज़ किया जा रहा है, जिसमें हैंस द नेम इज़ द. इसीलिए इसमें इसको हम लोग ब्लू रे, मतलब इसकी जो राइटिंग होती है, इस पर जो कुछ रिकॉर्डेड होता है वो ब्लू वायलेट लेज़र टेक्नोलॉजी से किया जाता है. इसके लिए इसका नाम ब्लू रे है. द बेनिफिट यूजिंग अ ब्लू वॉलेट लेज़र, इसका बेनिफिट क्या होता है इज़ दैट इट हैज़ अ शॉर्ट एंड वेवलेंथ. इसका वेवलेंथ बहुत ही शॉर्टर होता है एंड देन रेड लेज़र इसका, और जबकि रेड लेज़र का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, विच मेक इट पॉसिबल टू फोकस द लेज़र स्पॉट विद द इवन ग्रेटर प्रेशन.
जो ज़्यादातर स्पोर्ट बनाता रहता है। दिस अलाउ डेटा टू बी पैक्ड और टाइटली इंस्टोर इन लेस स्पेस। ये जो अलाउ करता है ये बहुत ही अच्छी आप ऐसे कह सकते हैं ये एक प्रकार की इफ़िशियंसी देता है कि आप कम स्पेस में भी ज़्यादा क्लियर डेटा को स्टोर कर सकते हैं, टाइटली स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ ए पॉसिबल टू फिट मोर डेटा द डिस्क इवन थॉट। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। द सेम साइज CD, जबकि CD और DVD का साइज सेम होता है। ब्लू रे डिस्क ऑफ द टुडे आर कैपेबल फॉर स्टोरिंग अप टू 128 GB ऑफ डेटा। ब्लू रे की जो कैपेबिलिटी है उसमें 128 GB ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम जानते हैं जिसका नाम है सिस्टम बसेस। सिस्टम बस क्या होता है? सिस्टम बस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पाथवे। आप नॉर्मली बस में क्यों सफ़र करते हैं? बस की सवारी करते हैं। आप एक सोर्स से कहीं डेस्टिनेशन जाना है, किसी स्थान से आपको गंतव्य स्थान पर जाना है, तो बस का सेम एज इट इज़ इसमें इलेक्ट्रॉनिक पाथवे होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पास होते हैं, जिसके ज़रिए उस पाथवे को हम लोग सिस्टम बस के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता है? केबल एंड दैट कनेक्टेड द मेजर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ऐसे केबल जो कनेक्ट होते हैं मेजर कंपोनेंट, जिसके कंप्यूटर सिस्टम के मेजर कंपोनेंट जो आपस में कनेक्ट होते हैं, जिस तंत्र से, जिस पाथवे से, उसको हम सिस्टम बस कहते हैं। थ्रू सिस्टम बस डेटा इज इंस्ट्रक्शन आर पास्ड अमंग द कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट। सिस्टम बस के जरिए डेटा और इंस्ट्रक्शन जो होता है पास होता है, गुजरता है कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट पर। अब यहाँ पे कुछ बेसिक फंक्शंस हम देख लेते हैं। पहला, द डेटा कैरिंग पार्ट ऑफ सिस्टम बस इज कॉल्ड अ डेटा बस। डेटा को ले जाने के लिए जिस तंत्र का यूज़ करते हैं उसको हम लोग डेटा बस कहते हैं। द कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कैरिंग पार्ट ऑफ सिस्टम बस इज कॉल्ड अ कंट्रोल बस। जो इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है और उसको कंट्रोल करता है, उस बस सिस्टम बस को हम लोग कंट्रोल बस कहते हैं। और जो मेमोरी एड्रेस कैरिंग पार्ट, जो मेमोरी के एड्रेस को सिस्टम के मेमोरी एड्रेस को कैरी करता है, ले जाता है, उसको हम लोग एड्रेस बस कहते हैं। अ सेपरेट टाइप्स ऑफ बस कॉल्ड अ IO बस। जो अलग प्रकार का जो बस होता है उसको इनपुट आउटपुट बस कहते हैं। कनेक्ट, ये जो कनेक्ट होता है इनपुट और आउटपुट से एंड अदर एक्सटर्नल डिवाइसेस से कनेक्ट होता है। अब यहाँ पर है मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? मॉडर्न मोबाइल सिस्टम आर टाइनी कंप्यूटर इन योर हैंड। आज का जो आधुनिक मोबाइल तंत्र है आपके हाथों में एक प्रकार से छोटा सा कंप्यूटर है। ऑल्दो दे हैव लेस कंप्यूटिंग पावर, और इसमें बहुत ही कम कंप्यूटिंग पावर होती है कंपेयर टू देयर बिगर वर्जन, इससे बड़े वर्जन की अपेक्षा। दे हैंड डाइवर्स टाइप ऑफ एप्लीकेशन सच एज अ मेकिंग कॉल्स थ्रू रेडियो। इसके ज़रिए आप जो है डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। और इसमें जो होता है वो कॉल्स थ्रू रेडियो सिग्नल्स, और इसमें आप रेडियो सिग्नल्स की सहायता से ऑफरिंग कैमरा यूटिलिटी आपको मिलती है, हैंडल टच सेंसिटिव स्क्रीन्स मिलते हैं, ऑडियो वीडियो ग्राफिक कंटेंट आपको मिलते हैं, बट हैविंग लिटिल बैटरी बेस्ड पावर। इसमें बहुत ही लेकिन इसकी जो पावर है बैटरी की बहुत ही कम होती है। दस दे सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोबाइल सिस्टम हैज़ कंपोनेंट टू हैंडल ऑल दिस। इसी प्रकार से सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन मतलब मोबाइल का जो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है कंपेयरिंग कंपोनेंट टू हैंडल ऑल दिस, ये सभी कुछ को हैंडल करता है। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोबाइल सिस्टम इज शोन फिगर 1.4। आइए हम इसके बारे में डिटेल में फिगर 1.4 से समझते हैं। यहाँ पर एक आपको पूरी डिटेल में मोबाइल का सिस्टम दिया गया है। सबसे पहले इस सिस्टम को समझने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले का यहाँ पे दिया है डिस्प्ले सब सिस्टम, डिस्प्ले से टच सेंसिटिव इंटरफेस, कीबोर्ड एंड डिस्प्ले स्क्रीन्स दिया हुआ है। एंड इसके बाद अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा यूनिट्स भी बना हुआ है। CPU, ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट है CPU का है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इसमें जो प्रोसेसर होता है उसको कम्युनिकेशन प्रोसेसर कहते हैं, और इसमें प्रोसेसर के भी अलग अलग टाइप्स है। पहला कम्युनिकेशन प्रोसेसर है जो जुड़ा होता है RF ट्रांसीवर से।
एंड सिम से, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है। उसके बाद एक होता है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है, ये जुड़ा होता है डिस्प्ले सब सिस्टम से, जिसमें आपका टच हो गया, कीबोर्ड हो गया, डिस्प्ले स्क्रीन आ जाता है और कैमरा भी आता है। एंड जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जो ग्राफिक के पे बेस्ड होता है, ये होता है रैम एंड रोम पर से अटैच्ड होता है। और यही जो आपका सीपीयू का पूरा कम्युनिकेशन होता है वो स्टोर यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग बेस पे ऑडियो एंड सिस्टम स्पीकर के माइक एंड सिस्टम के लिए कोड एंड डिकोड होता रहता है। और यहाँ पर आपकी बैटरी मैनेजमेंट चार्जर्स के ज़रिए ये बैटरी को चार्ज करते हैं, तो बैटरी का बैकअप यहाँ पे बना रहता है। और यहाँ ये सब मिला करके पूरा का पूरा आपका मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। तो इसको और एक बार समझ सकते हैं, ये आपका मिडल में सीपीयू दिया गया है, सीपीयू से यहाँ पे स्टोरेज कनेक्टेड है, स्टोरेज के बाद आपकी सिम जो होती है वो यहाँ पे कनेक्टेड रहता है, जिसके ज़रिए आप कम्युनिकेट कर पाते हो। और उसके बाद इन सभी को चलाने के लिए आपको पावर की ज़रूरत होती है, तो ये यहाँ पे बैटरी पैक, बैटरी मैनेजमेंट होता है। और जिसके चार्जर के लिए आपके यहाँ पर एक प्लग एंड प्ले यहाँ पे दिया रहता है, जिससे आप क्लिक करके यहाँ पे करके सारे के सारे सिस्टम को आप चार्ज करते हैं। और यहाँ पर ये डिस्प्ले सिस्टम है, जो आपका मोबाइल का स्क्रीन होता है वो इसके ज़रिए दिखाई देता है। और मोबाइल में रोम एंड रैम, ये आपकी मेमोरी जो आप कुछ भी आप करते हैं वो आपके रैम में होल्ड होता रहता है। और परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड यूज़ करते हैं। और ये जो टॉकिंग होती है ऑन कॉल, ये माइक और स्पीकर के ज़रिए ये आपका कोडेक के ज़रिए होता रहता है। आई होप ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं मोबाइल प्रोसेस। अभी जस्ट मैंने जो बताया है ये सारी चीज़ें, इसको बहुत ही ज़्यादा एलोबरेट किया गया है, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं इसको एक बार इसको बता देता हूँ। दिस इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। स्मार्टफोन का जो किसी भी स्मार्टफोन का ब्रेन जो होता है मोबाइल प्रोसेसर होता है। द सीपीयू रिसीव कमांड, सीपीयू को कमांड्स मिलते हैं। मेक इंस्टेंट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने के लिए। प्ले ऑडियो वीडियो करने के लिए। स्टोर इन्फॉर्मेशन करने के लिए। सेंड सिग्नल थ्रू द डिवाइस, ये क्या करता है, सिग्नल्स भेजता है डिवाइसेस को कि ये आपको करना है। द सीपीयू इज़ अ मोबाइल सिस्टम हैज़ मेरेटेड टू सब प्रोसेसर। सीपीयू के दो सब प्रोसेसर्स भी होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट होता है और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। एक को हम यहाँ पर जी कम्युनिकेशन CPU कहते हैं, दूसरे को हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन APU। एंड CPU क्या करता है, दिस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड रिसीविंग ए फ़ोन कॉल। जो फ़ोन आपके आते जाते रहते हैं उसको रिसीव करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इट हैज़ ए डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, इसमें डिजिटल सिग्नल्स प्रोसेसर होता है जो हेल्प करता है RF ट्रांसीवर एंड ऑडियो सिस्टम को। एंड रेडियो सिग्नल्स मैनेजमेंट यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग सिम। रेडियो सिग्नल जो होता है वो सिम से कनेक्ट करने में हेल्प करता है टू द बेस स्टेशन थ्रू रेडियो सिग्नल। जो रेडियो सिग्नल्स के स्टेशन होते हैं उसके सिग्नल्स को कवर करने के लिए ये काम करता है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट्स में दिस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग कंट्रोलिंग ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेशन टेकिंग प्लेस ऑन अ मोबाइल सिस्टम बाय रनिंग वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस में क्या होता है, ये अलग अलग टाइप्स के जो आपके मोबाइल में एप्लीकेशन होते हैं उसको कंट्रोलिंग करने के लिए ये यूज़ में आता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है डिस्प्ले सिस्टम। दिस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डिस्प्ले फैसिलिटीज़, टच सेंसिटिव इंटरफेस एंड टच सेंसिटिव कीबोर्ड। और ये जो सब सिस्टम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है डिस्प्ले फैसिलिटीज़ के लिए, टच सेंसिटिव के लिए, इंटरफेस के लिए और टच सेंसिटिव कीबोर्ड के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक आ जाता है कैमरा सब सिस्टम। दिस सब सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू डिलीवर अ टाइटली बाउंड इमेज प्रोसेसिंग पैकेज एंड एनेबल इन इम्प्रूव ओवरऑल पिक्चर एंड वीडियो एक्सपीरियंस। अच्छे वीडियो एक्सपीरियंसेस की ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए जो है ये यूज़ होता है। इट हैज़ अ इंटीग्रेटेड इमेजेस सिग्नल प्रोसेसर। इसके जो इमेजेस सिग्नल्स होते हैं प्रोसेसर से जुड़े हुए होते हैं। इंश्योर थिंक लाइक इंस्टेंट इमेज कैप्चर, ये तुरंत जो है इमेज को कैप्चर करके उसको इंश्योर कराता है। हाई रेजोल्यूशन सपोर्ट के लिए, इमेज स्टेबलाइजेशन के लिए एंड अदर इमेजेस इन्हेंसमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद मोबाइल सिस्टम मेमोरीज़ में क्या क्या होता है, ये 2 टाइप्स की मेमोरीज़ होती हैं। पहला है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
it is a work memory of your mobile system, and the install memory mobile app when run are first load in the RAM. जब कभी भी आप कोई भी प्रोसेस करते हो, एप्लीकेशन लोड करना या कोई भी आप ऐप जो है इंस्टॉल करते हैं, तो सबसे पहले वो आपके रैम में एग्जीक्यूट होता है. दिस ऐप रिमेन इन द रैम आफ्टर यू आर नो लॉन्गर यूजिंग देम. और ये जो जैसे ही आप रैम का यूज छोड़ देते हो, ऑटोमेटिकली वो जो है बैकग्राउंड में शिफ्ट हो जाता है. द मोर रैम यू हैव ऑन अ स्मार्टफोन, और इस प्रकार से और भी आपके स्मार्टफोन में रैम होते हैं. द बेटर परफॉर्मेंस फास्टर फ़ोन, आपके अच्छे परफॉर्मेंस मोबाइल के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, उस फ़ोन की स्पीड के लिए जनरली रैम ज़्यादा होना चाहिए. रैम डज नॉट स्टोर इन्फॉर्मेशन वंस द डिवाइस इज टर्न. रैम जो है स्टोर नहीं करता है सूचनाओं को जैसे ही आपका डिवाइस टर्न ऑफ मतलब बंद हो जाता है. रोम क्या होता है? रोम रीड ओनली मेमोरी होता है, पार्ट ऑफ मोबाइल सिस्टम इंटरनल स्टोरेज. ये इंटरनल स्टोरेज होता है. इट इज़ नॉट एक्सेसिबल फॉर यूज़र, ये यूज़र के लिए एक्सेसिबल नहीं होता है. एंड टू राइट करने के लिए भी नहीं होता है. एंड इज़ दिस रिफर्ड एज अ रीड ओनली मेमोरी, इसको हम लोग रीड ओनली मेमोरी कहते हैं. द रोम इज़ बेसिकली फ्लैश मेमोरी इसको कहते हैं. और इसमें जो होता है EEP रोम होता है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. एंड दिस रोम पार्ट ऑफ मोबाइल सिस्टम इंटरनल स्टोरेज वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड, जहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है. इट आल्सो हैज़ सम प्री इंस्टॉल्ड ऐप, इसके अंदर पहले से ही इंस्टॉल्ड ऐप होते हैं. दिस मेमोरी सेक्शन विच कैन नॉट बी डिलीट, ये यूज़र के द्वारा डिलीट नहीं होता. एंड आइदर दिस इज़ द रीज़न वाई, ये इसका कारण है कि यू डोंट गेट फुल इंटरनल मेमोरी, आपके पास पूरी इंटरनल मेमोरी नहीं दी जाती. एज ए एडवर्टीजमेंट ऑन द बॉक्स, एडवर्टाइज्ड बॉक्स होता है. बिकॉज अ पार्ट ऑफ इट हैज़ बीन यूज टू हाउस ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड क्योंकि इसकी जो मेमोरी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज़ की जाती है एंड अदर प्री इंस्टॉल ऐप के लिए इसका यूज़ होता है. मीन्स रोम में यूज़र कोई उसका उपयोग नहीं करता. एक्चुअल में वो प्री डिफाइंड मेमोरी होती है, जिसमें कंपनी जब भी मोबाइल बनती तो रोम में ही अपनी प्रोग्रामिंग सेट करती है, जिसके ज़रिए मोबाइल आपका पूरा का पूरा वर्क करता है. सिर्फ आप रैम जो है एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, बट रोम में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं. अब हम बात कर रहे हैं स्टोरेज के जरिए. स्टोरेज क्या होता है? द एक्सटर्नल स्टोरेज मोबाइल सिस्टम इज कॉल्ड एक्सपांडेबल. आजकल जितने भी मोबाइल आ रहे हैं उसको उसमें SD कार्ड को आप जो है एक्सपांड कर सकते हैं. मतलब आपके पास अगर 8 GB मेमोरी कार्ड है तो आप 32 GB उसको कर सकते हैं. इसका मतलब मेमोरी जो है एक्सटेंड की जा सकती है. अब हम बात करते हैं पावर मैनेजमेंट सिस्टम की, जिसको हम लोग स्पेशली इसको बैटरी के नाम से जानते हैं. दिस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पावर टू अ मोबाइल सिस्टम. ये जो सब सिस्टम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है मोबाइल को पावर देने के लिए. मोबाइल को जो एनर्जी चाहिए जिससे मोबाइल चलेगी, यही मैनेजमेंट सिस्टम होता है. द मोबाइल सिस्टम वर्क ऑन लिमिट पावर, इसकी एक लिमिट होती है. प्रोवाइडिंग थ्रू अटैचमेंट, जिससे अटैच्ड जो बैटरी जुड़ी हुई बैटरी होती यूनिट होती है, इससे ये आपका मोबाइल चलता है. 10 सब सिस्टम हैज़ ए बैटरी. इसके बारे में तो मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा बताना है, ये सब तो आपको पता ही है. अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इसके दो पार्ट हैं सॉफ्टवेयर के. सिस्टम सॉफ्टवेयर में बेसिकली मेन पॉइंट्स हम समझ लेते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो होता है, ए कंप्यूटर इज मेयर मशीन दैट नोज नथिंग ऑफ इट्स. कंप्यूटर को खुद से कुछ पता नहीं होता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? इंस्ट्रक्शन और सूचनाओं को उसमें इंस्टॉल करना होता है, जिसके बेसिस पे वो काम करता है. बेसिकली इसके दो सिस्टम सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज प्रोसेसर. ये दोनों मिलकर के सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं. अब हम जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं. द प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो प्राथमिक उद्देश्य होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट यूज़ एंड सेकेंडरी गोल इज़ यूज़ कंप्यूटर हार्डवेयर इन एफिशिएंट मैनर. पहला गोल ये होता है कि कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करने लायक बनाया जाए. दूसरा गोल ये होता है कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं उसको जो है इफ़िशिएंटली यूज़ करने लायक बनाया जाए. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम एक महत्वपूर्ण घटक है कंप्यूटर सिस्टम का, विच कंट्रोल, जो सभी प्रकार के कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने का काम करता है. अब इसके मेजर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? इसमें हार्डवेयर हैं,
एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम है। द एप्लीकेशन प्रोग्राम रूटीन्स, इसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम रूटीन्स के अंदर कंपाइलर आता है, लिंकर आता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाते हैं। एंड यहाँ पर आपका द ह्यूमन वेयर मतलब यूज़र्स आता है। इन सभी को मिला करके कम्प्लीटली आपका मेजर कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम का बनता है। और इसको जानने के लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डेफिनेशन देख सकते हैं। इसके डेफिनेशंस में क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र एंड हार्डवेयर। ये यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में एक जो है इंटरफेस होता है जो कम्युनिकेट करता है, जिसके ज़रिए आप जो है कंप्यूटर से इंटरेक्ट होकर के अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं। अब इसमें भी जो है यहाँ पर सिंगल यूज़र आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो कैसा होता है, सिंगल यूज़र होता है, मल्टी यूज़र होता है, टाइम शेयरिंग होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग, ये सब टाइप्स हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। ओके, नेक्स्ट होता है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होता है, स्पेशल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कैन ट्रांसलेट द सोर्स कोड, जो सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है इनटू ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट कोड में, मशीन कोड में। हियर यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म सोर्स कोड। आइए हम जानते हैं सोर्स कोड के बारे में। सोर्स कोड रिफर टू द प्रोग्राम कोड रिटन इन बाय ए प्रोग्रामर। सोर्स कोड को जो है प्रोग्रामर के द्वारा राइट किया जाता है इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जिसको हम HLL कहते हैं। एज हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल है सी, जावा एंड C++ एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, रेफर टू द कोड यूजुअली इन मशीन लैंग्वेज एंड बाइनरी कोड। ये जो होता है मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज होती है जिसको बाइनरी कोड कहते हैं। अ लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इजीली रन ऑन हार्डवेयर। एक ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, जिसके ज़रिए हार्डवेयर इजीली रन होता है। अब यू कैन सेफली से द लैंग्वेज प्रोसेसर आर सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है दैट कन्वर्ट सोर्स, जो आप सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। आप सभी को पता है कंप्यूटर को कि कोई लैंग्वेज नहीं आती जो हम उसको मशीन की भाषा समझती है, उसके लिए हम लोग जो है हाई लेवल लैंग्वेज में, प्रोग्रामर जो है हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करता है, लैंग्वेज में राइट करता है प्रोग्राम, एंड देन उसको चेंज करना होता है ऑब्जेक्ट कोड में। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट करें तभी जा कर के आपका कंप्यूटर वर्क कर पाएगा। और इसको चेंज करने के लिए जो हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसर यूज़ करते हैं वो असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर यहाँ पे दिया हुआ है। आइए हम एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। असेंबलर, दिस लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज में को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। एंड दूसरा होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इज टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ कंप्यूटर सिस्टम लाइन बाय लाइन। ये एक लाइन को जो है वो कन्वर्ट करता रहता है, ट्रांसलेट करता रहता है मशीन लैंग्वेज में। और थर्ड यहाँ पर है आपका कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर इज़ अनदर टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है दैट ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट, ये सूचनाओं को ट्रांसलेट करता है और पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में ये ट्रांसलेट कर देता है। यहाँ पर द ट्रांसलेटर मशीन could run a faster executive time. Now computer does not require types of conversion to the run it, does not require any types of conversion। ये सारी चीज़ इतनी फास्ट होती हैं कि उसके लिए टाइम की ज़रूरत नहीं होती है, इंस्टेंटली होता रहता है। अनलाइक सोर्स कोड विथ रिक्वायर अन कन्वर्जन इनटू ऑब्जेक्ट कोड बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड, विच रिक्वायर्ड, जिसे आवश्यकता होती है कन्वर्जन्स की, वो मशीन कोड को कन्वर्ट होने के देन उसके बाद ही एग्जीक्यूट होता है। मतलब किसी भी कोड के कम्प्लीटली मतलब किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले उसका कोड को कन्वर्ट होने की ज़रूरत होती है। अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में समझते हैं क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है जो हम लोग अपने स्पेसिफिक कार्य के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पर इसमें जो सब डिवाइडेड कैटेगरीज होती है, पहला आपका है पैकेजेस होता है, यूटिलिटीज़ होता है, एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एंड डेवलपर टूल्स होते हैं। इन सब को मिला करके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली बनता है। और यहाँ पर एक छोटा सा
इसके बारे में डेफिनेशन है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है सेट ऑफ प्रोग्राम होता है नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशन फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है पैकेजेस के बारे में। ये क्या होता है, ओनली सिस्टम software does not suffice for efficient use of computer because the system software exists mostly the benefit of the computer. Other program the application software required to the make the computer useful people application software। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली, पैकेजेस का यहाँ पे मतलब क्या है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एग्जांपल बताता हूँ, जब आपको यूज़ क्या करना है, वर्ड यूज़ करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करना है, बट अगर आप कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो इतनी सारी चीज़ें आपको उसके साथ मिल जाती हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी मिलेगा, स्प्रेडशीट, मतलब इस पूरे के पूरे आपकी आवश्यकता क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की, बट उसके साथ में इतने सारे प्रोग्राम आपको मिलते हैं जिसको एक वर्ड में हम पैकेज कह सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। मतलब उस पैकेज में और भी बहुत सारे टाइप्स के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, बट मोस्टली हम एक पर्टिकुलर चीज़ उसमें यूज़ करते हैं। और कभी कभार बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इन सभी सॉफ्टवेयर को उनकी ज़रूरत होती है, तो वो सारे के सारे एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू देयर नीड यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बात की गई है। क्या होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी, इसको समझने के लिए एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट्स दिया है। यूटिलिटी आर दोज एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट असिस्ट द कंप्यूटर एंड परफॉर्मिंग हाउस कीपिंग फंक्शन लाइक अ बैकिंग अप, डिस्क स्कैनिंग। आप ऐसे कह सकते हैं, एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है जो कंप्यूटर को असिस्ट करता है कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। आप इसको हाउस कीपिंग फंक्शन भी कह सकते हैं। बेसिकली ये क्या करता है, डिस्क को स्कैन करता है, वायरस से क्लीन करता है और अरेंज करता है इन्फॉर्मेशंस को। तो इसमें क्या होता है, सम इम्पॉर्टेंट यूटिलिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि आपका टेक्स्ट एडिटर है, बैकअप यूटिलिटीज़ है, कंपैरिजन यूटिलिटी है, डिस्क डिफ्रैगमेंट है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होता है। ये सब के सब मिलकर के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है कि वर्किंग हायरार्की जो है होती है कंप्यूटर में किस तरीके से काम करती है। तो आप देख सकते हैं ये जो पिंक वाला एरिया है जिसे आप देख रहे हैं बाहर की तरफ, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और दूसरा इसके बीच में जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और यहाँ पर आपका हार्डवेयर होता है। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच में सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिस ये इंटरफेस होता है इन दोनों के बीच में, इंटरमीडिएटरी का काम करता है, जिससे जो है हार्डवेयर जो है एप्लीकेशन के साथ में जुड़ करके काम कर सकता है। आप सभी को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में पता है। डिस्क डिफ्रैगमेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में यहाँ पे समझना है। ये एक्टिविटीज़ यहाँ पे दी है डिस्क डिफ्रैगमेंट की, कि इसमें क्या होता है, स्पेशली ऐसे प्रोग्राम में इट बिकम टू लार्ज फॉर योर कंप्यूटर, इट इज स्टोर्ड सिंगल लोकेशन ऑन डिस्क। आपके डीवीडी, आपका जो हार्ड डिस्क होता है उसमें कभी कभी क्या होता है, हम बहुत सारी फाइलों को इरेज करते हैं, तो उस बहुत सारे लोकेशंस, मेमोरी की लोकेशंस में क्या होता है, डेटास जो है स्कैटर्ड हो जाता है, इधर उधर फैला रहता है, जिसमें आपकी मेमोरी बहुत ही वेस्ट होती है। उस मेमोरी को अरेंज करने के लिए हम लोग डिस्क डिफ्रैगमेंट टूल का यूज़ करते हैं, जिसमें कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें कंसाइज हो जाती हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्पेस मिल जाता है। मतलब ये कहने का है कि ये आपका फाइलों को रीअरेंज करता है और आपको एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो फ्री करके देता है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात करते हैं बिजनेस सॉफ्टवेयर की। बिजनेस सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो जिसके ज़रिए हम लोग बिजनेस में इसका यूज़ करते हैं, जो प्रॉफिटेबल होता है, जिसके ज़रिए अर्निंग कर सकते हैं। और स्पेशली ये सारी कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में, नॉर्मल कंपनी भी इसका यूज़ कर सकती हैं, करती हैं, उसको हम लोग बिजनेस सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। और दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर स्पेशली क्रिएटेड सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट को देखते हुए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। और दिस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू मीट द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस में आने वाले उपयोग में आने वाले रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये डेवलप किया जाता है। फॉर इंस्टेंस कंपनी वांट टू कंप्यूटराइज इट्स अकाउंट्स, कंपनी चाहती है कि वो अपना अकाउंट्स कंप्यूटराइज रखे, तो उसके अकॉर्डिंग उसका डिमांड जो होता है, नीड होती है, वो फिर इसको कस्टमाइज़ करा सकता है। सच अ सॉफ्टवेयर इज़ अ बिजनेस सॉफ्टवेयर। इस ऐसे टाइप के सॉफ्टवेयर को बिजनेस सॉफ्टवेयर, इसमें कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम,
पेरोल सिस्टम जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को हैंडल किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, होटल मैनेजमेंट एंड रिजर्वेशंस में भी टाइप के सॉफ्टवेयर्स भी बिजनेस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, और इसमें अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे कस्टमाइज, इवन थिएटर, मूवी या कोई मॉल हो गया तो उसके अपने अपने सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंपनियाँ खुद के लिए भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर से सॉफ्टवेयर डेवलप करवाती हैं। इसके बाद हमारे पास में आती है सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी। सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी इज़ अ प्रीफाइंड अवेलेबल टू यूज सूट ऑफ डेटा एंड प्रोग्रामिंग कोड इन द फॉर्म ऑफ प्री रिटन कोड, इंस्ट्रक्शन, स्क्रिप्ट, क्लास एक्सेट्रा। दे कैन बी यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर। अगर आपको कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसके लिए आपको जो है आपके नेट पर जो है सिस्टम लाइब्रेरी होती है, जहाँ से आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए वो सारे टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए। पाइथन कम इक्विप्ड विद मेनी सॉफ्टवेयर। पाइथन जो है बहुत सारे एक बनाने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी अवेलेबल है, जैसे नमपाई, न्यूमेरिकल पाइथन। इट प्रोवाइड एन अबंडेंस ऑफ यूजफुल फीचर एंड फंक्शन फॉर ऑपरेशन एंड न्यूमेरिक एरेज एंड मैट्रिक्स। अगर आपको पाइथन में एरेज एंड मैट्रिक्स न्यूमेरिक ऑपरेशंस करना है तो आप नम पाइथन का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद साई पाई मतलब साइंटिफिक। पाइथन क्या होता है? साई पाई कंटेंट मॉड्यूल फॉर लीनियर अलजेब्रा, ऑप्टिमाइजेशन, इंटीग्रेशन एंड स्टैटिक मैथमेटिक्स। आपको कुछ करना है तो ये आप इसका यूज़ कर सकते हैं अगेन पाइथन में। एंड इसके बाद पांडा लाइब्रेरीज भी होती है। पांडाज इज़ अ पाइथन पैकेज डिज़ाइन टू वर्क विद द लेबल्ड एंड रिलेशन बिटवीन। It is a designed for quick and easy data manipulation and aggregation and visualization। स्पेशली डेटा के साथ में रिलेशन आपको रिलेट करना है तो आप विजुअलाइजेशन मैनिपुलेशन के लिए आप ऐसे पांडा लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। तो ये सब कुछ इक्विप्ड सॉफ्टवेयर्स लाइब्रेरी दी गई है जिसके ज़रिए आप अपनी खुद की पाइथन से आप खुद का सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, और वहाँ से आपको बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स भी मिल जाती हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मैंने अभी पढ़ाया है इसमें कुछ चीज़ें क्वेश्चंस है, ये भी आप अपने नोट्स में इसको राइट करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट ये क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो आपको ये चीज़ें ज़रूर समझ में आ गई होंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।